हाजी साहब कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते, शुक्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आज भी इंडिया का मैच है अच्छे हैं सर। पंजाब वर्सेस राजस्थान है। बिल्कुल, राम 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 चौधरी का राम राम। तो भाई साहब आज के सिनेमा में क्या खोला जाए? हाइपर कम्युनिकेशन। जो दिख रहा वही खोलें या कुछ आपकी स्वेच्छा है वो खोला जाए? हाँ सर। जो चौधरी के सिनेमा में लिखा हुआ है उसी को शुरू कर लें? यस सर। यस सर। तो मुझे ये भी बता दो एक बार कि हाइपर को एकदम बेसिक से उठाएं, वो ऑर्बिटल डायग्राम, या डायरेक्टली सवालों से शुरुआत करें? हाँ हाँ सर बेसिक। एकदम बेसिक से शुरू। ठीक, वही ऑर्बिटल डायग्राम, पंखा खर 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 खर। ठीक है, ठीक, चलिए जी। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको हाइपर का कुछ भी नहीं आता है और वहां से शुरू करते हैं। रिवीजन मोड में ही हम भाई साहब जीओसी रिवीजन कर रहे हैं। हमने इंडक्टिव रेजोनेंस रिवाइज कर लिया है, मोटा मोटा आइडिया ले लिया है, और आज अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से। कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑर्बिटल डायग्राम से बताइए, अमृत राज साहब कह रहे हैं साहब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाइए। तो दोनों ही काम कर लेते हैं। जल्दी जल्दी एक बार बेसिक को मजबूत कर लेते हैं। एक बार तो आपने पढ़ रखा है, ये मुझे पता है, बट थोड़ा आप भूल जाते हैं, तो मैं एक बार बेसिक को थोड़ा सा वापस दिखा देता हूँ और फिर अपन क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। स्नेहल साहब कह रहे हैं साहब 12th कब स्टार्ट होगा? तो स्नेहल साहब फिलहाल जीओसी रिवाइज होगा मोस्टली, ये अगले लेक्चर तक फिनिश कर देंगे अपन, और फिर आइसोमेरिज्म रिवाइज होगा, वो भी 4 से 5 लेक्चर अपन रिवाइज करेंगे, और फिर क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। तो 4 लेक्चर अपने को जीओसी का अलॉट हुआ है रिवीजन का, और 4 लेक्चर अपने को आइसोमेरिज्म का अलॉट हुआ है। 4 से 5 लेक्चर, 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, वो चौधरी का पर्सनल ओपिनियन है और आपके साथ है बहाव में जितना भी चलेगा। तो करीब करीब 8 से 9, 9 से 10 लेक्चर मैक्सिमम अपन जीओसी और रेजोनेंस दोनों को दे सकते हैं, जिसमें से 3 सिनेमा देख चुके हैं। लेक्चर प्लान में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 7 लेक्चर और हैं हमारे पास, जिसमें अपन जीओसी और आइसोमेरिज्म दोनों रिवाइज करेंगे। आज से ठीक 7 लेक्चर के बाद अपन क्लास 12 का हिस्सा शुरू करेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं होगा। राजकुमार साहब बोल रहे हैं साहब उसके बाद क्लास 12 में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, उसके बाद कोई भी क्लास 12 में आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरा एक बार आपसे ये भी पूछना है कि क्या आइसोमेरिज्म आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, जिसमें स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मर एंड स्टीरियो एक एक बार रिवीजन चौधरी बिल्कुल करवाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैन साहब ने बोला यस सर, अग्रवाल साहब, मोहम्मद कैफ साहब, मतलब एक एक बार आपने जीओसी और आइसोमेरिज्म देख रखा है। अब एलन मैनेजमेंट ने हमें टोटल 10 लेक्चर दिए हैं। कोशिश सेक्सेबल हूं तो 8 ही लेक्चर मिले हैं, बट मैं 2 और प्लस माइनस लेके चलता हूं। इतने में अपन क्लास 11 का मोटा मोटा रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ रेस भी मिली है। रेस नंबर 1 से लेके 5 तक जो रेस है उसमें आपका क्लास 11th वाले टॉपिक ही है, जीओसी और आइसोमेरिज्म है। तो जब भी हम वो रेस डिस्कस करेंगे, जैसे अगली क्लास में रेस नंबर 1 आपको होमवर्क दी जाने वाली है, तो उस रेस के बहाने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। रेस 1 to 5 में क्लास 11th वाला ही माल मटेरियल है, करेक्ट है?
तो क्या प्लानिंग है हमारी फ्यूचर की, क्या आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है साथियों? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता मेरे साथ है। चलिए सिनेमा के द्वार खोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, जवाब आ चुका है। चलिए साहब, अब अपन शुरू करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ अग्रवाल साहब को, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, हाइपर कॉन्जुगेशन का पहला जो बेसिक पॉइंट मैं आपको बताऊं कि हाइपर कॉन्जुगेशन दुनिया में 3 ही जगह लगता है मेरे साथियों। पहला वाला कहाँ लगता है? ये लगता है केटाइन में, ये लगता है फ्री रेडिकल में, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और ये लगता है एल्कीन में। एल्कीन या एल्काइन, आप दोनों में से किसी को भी कह सकते हैं। दुनिया में 3 ही जगह लगता है, केटाइन, फ्री रेडिकल, एल्कीन या एल्काइन। एल्काइन में एल्कीन का ही बड़ा भाई मान के चलता हूं। तो इन तीनों जगह हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। कैसे लगता है? तो ये समझिए कि केटाइन से अपन शुरुआत करें तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज गरीब है। गरीब है तो वो पैसे की डिमांड कर रहा होता है। आजू बाजू टुकुर 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 पैसा मांगा तो पता चलता है बाजू वाले कार्बन से कहता है कि भाई साहब पैसा दीजिए। ये केटाइन बाजू वाले कार्बन को कहता है पैसा, बोले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए। बाजू वाले कार्बन से कहता है पैसा 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 पैसा। बाजू वाला कार्बन कहता है तेरी मेरी ईएन सेम है, औकात सेम है। तब ये कार्बन कहता है ना 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 ना, मेरे सर पे पॉजिटिव चार्ज है रे लाला, अपने को पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए, अपने पास गरीबी ज्यादा है। तो फिर आजू वाला कार्बन कहता है कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, और अपने पास एक मरियल इंसान है, ऊपर की साइड में हाइड्रोजन बैठा है, क्यों ना उस हाइड्रोजन से पैसा झपटा जाए और आंखें दिखाकर दोनों कार्बन उस हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड गरीब कार्बन पॉजिटिव के कटोरे में ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ऑर्बिटल डायग्राम से देखूं ये कैसे चमत्कार हो रहा है, तो उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कार्बन और CH2, इस कार्बन का ये 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना रखे हैं, ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 है। और CH2 जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये एक आपका वेकेंट ऑर्बिटल बैठा हुआ नजर आता है। तो ऑर्बिटल डायग्राम से वो इलेक्ट्रॉन कैसे ओवरलैप कर रहा है, तो इस CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन केटाइन के वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हुए इलेक्ट्रॉन आजू से बाजू दौड़ना शुरू कर देता है। जैसा केटाइन में दौड़ता है ठीक वैसा ही आपका फ्री रेडिकल में भी दौड़ता है। फ्री रेडिकल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और बाजू वाले CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जैसे केटाइन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं ठीक वैसे ही वो फ्री रेडिकल में भी मूवमेंट करते हैं। और एग्जैक्टली ऐसे ही एल्कीन का ऑर्बिटल डायग्राम देखूं, मैं CH बॉन्ड नहीं बना रहा, मेरा फोकस है पाई बॉन्ड पे, ये CH और CH2 चलिए लिख देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर CH3, बोले तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से धीरे 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 इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो दुनिया में हाइपर कॉन्जुगेशन 3 ही जगह लगता है, केटाइन, रेडिकल और एल्कीन में। और ये कब कैसे होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्पर्जन? CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फ्री रेडिकल या एल्कीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हुए सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की भागदौड़ है, इसी का नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। सवाल उठता है साहब हो ही क्यों रहा है? पहला सवाल दिल में जहन में आता है, व्हाई? क्यों ये इलेक्ट्रॉन यहां से और इस केटाइन के कटोरे में जा रहा है? क्यों ये CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के पास जा रहा है? क्यों ये CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एल्किन के पास जा रहा है? तो शायद, हाँ, कैफ साहब ने मुझे जवाब दे दिया है और शायद इसका लॉजिक भी आपको समझ आ चुका है। क्योंकि जैसे ही ऑर्बिटल आजू बाजू आए, केटाइन का हो, रेडिकल का हो या एल्किन का हो, काला जो बॉन्ड का ऑर्बिटल डायग्राम है, CH बॉन्ड वाला जो काला ऑर्बिटल है, वो ग्रीन वाले ऑर्बिटल की विसिनिटी में जैसे आए, काले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ग्रीन बॉन्ड में ट्रांसफर होने लगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन चलने लगा, ठीक वैसे जैसे किसी जमाने में रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन चला करता था। फर्क इतना है कि वहां पाई इलेक्ट्रॉन चलता था, आज सिग्मा इलेक्ट्रॉन चलने लग गया है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, ये जो मूवमेंट है, इस कंसेप्ट का नाम होता है साथियों हाइपर कॉन्जुगेशन। सवाल उठता है क्यों हुआ, तो आपको आइडिया लग गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और जब जब इलेक्ट्रॉन चलता है, जैसे चौधरी काम करता है वैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा तो सिस्टम काम करेगा, सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, तो सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या होगा रे मेरे भाई? बढ़ेगा बढ़ेगा। जनता ने मुझे जवाब दिया कि हाँ साहब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वाई का जवाब मुझे मिल चुका है, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, डिलोकलाइजेशन बोले तो ये जो मूवमेंट है आपका,
वो सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी शर्त है, हर किसी कंपाउंड के साथ नहीं लगता। ये दुनिया में 3 ही कंपाउंड के साथ लगता है, केटाइन, फ्लोरिडिकल, एल्कीन या एल्काइन। उसके भी आगे शर्त है, उनमें भी हर कहीं नहीं लगेगा। उसकी भी नेसेसरी कंडीशन है कि उसका जस्ट अगला कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए। किनका? केटाइन का, फ्री रेडिकल का, या फिर एल्कीन का जस्ट अगला कार्बन आपका क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं साथियों? ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो CH2 का जस्ट अगला कार्बन देखें, क्या ये CH3 वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? क्या आगे वाला sp3 हाइब्रिडाइज है? क्या आगे वाला sp3 हाइब्रिडाइज है? बिल्कुल है। हाँ साहब, तो इसको अल्फा कार्बन का ताज पहनाया जाएगा। ना केवल अल्फा कार्बन होना चाहिए, बल्कि उस अल्फा कार्बन पे मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। मेरे बड़े भाई, उस अल्फा कार्बन पे मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी। क्योंकि इतना तो आइडिया लग गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में भाई साहब इलेक्ट्रॉन कौन सा दौड़ेगा? CH बॉन्ड का ही तो दौड़ेगा। तो वो CH बॉन्ड के लिए S तो होना चाहिए ना। तो हाँ साहब, केटाइन, फ्लोरिडिकल और एल्कीन का जस्ट अगला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन पे मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना सख्त जरूरी है। फिलहाल तो मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन पड़े हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की भागदौड़ है, मूवमेंट है, उसका नाम होता है साहब हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आया मेरे भाई? अब अगर इसमें थोड़े से कंसेप्ट को और उच्चले दर्जे पे ले जाना होता, तो मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया होता, किसकी शक्ति ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है। हमने इंडक्टिव भी पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट हाइपर का आइडिया ले लिया है, हमने हाइपर भी पढ़ा है और हमने रेजोनेंस भी पढ़ा है। कौन सा पढ़ाव ऐसा है जो सिस्टम को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? तो इतना तो कंफर्म है कि रेजोनेंस हो या हाइपर हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भागता है। करेक्ट? रेजोनेंस हो या हाइपर हो, इलेक्ट्रॉन भागता है। लेकिन अगर आपका बेसिक मजबूत है तो क्या आपको पता है इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन भागता नहीं है। ड्यू टू ईएन डिफरेंस अपने ही बॉन्ड में सिर्फ खिसकता है। ईएन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन आजू से बाजू में जस्ट शिफ्ट होता है, खिसकता है। रेजोनेंस हो या हाइपर, दोनों में इलेक्ट्रॉन भागता है, जबकि इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ खिसकता है। मुझे बताइए, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ज्यादा कर रहा है, इंडक्टिव में या रेजोनेंस हाइपर में? इंडक्टिव में या रेजोनेंस हाइपर में? जनता ने जवाब दिया रेजोनेंस और हाइपर में। यानी इतना तो कंफर्म है कि रेजोनेंस और हाइपर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, सिस्टम ज्यादा वर्क डन करेगा, तो सिस्टम ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो रेजोनेंस और हाइपर में इंडक्टिव की बजाय सिस्टम को स्टेबिलिटी ज्यादा नसीब होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य साहब ने भी मुझे जवाब दिया है कि रेजोनेंस और हाइपर का पावर ज्यादा होगा इंडक्टिव से। अब मुझे बताइए, रेजोनेंस और हाइपर दोनों में इलेक्ट्रॉन भागता है, लेकिन रेजोनेंस में कौन सा भागता है? बिल्कुल, खान साहब ने बताया, अग्रवाल साहब ने बताया कि रेजोनेंस में भागता है साहब पाई इलेक्ट्रॉन। ये वो जनता है जिनका बेसिक मजबूत है। जबकि हाइपर में कौन सा भागता है? रितेश साहब बताइए, हाइपर में कौन सा भागता है? पल्लवी जी ने जवाब दिया, कपिल गुप्ता साहब ने बता दिया कि हाइपर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन भागता है। हाइपर में सिग्मा भागता है, रेजोनेंस में पाई भागता। भागते दोनों में अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में प्रवेश करते हैं, अपना ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे के ऑर्बिटल में। जबकि इंडक्टिव में सिर्फ इलेक्ट्रॉन खिसकता है, अपना घर छोड़ के दूसरे में भागा। मुझे बताइए, सिग्मा और पाई में ज्यादा लूजली बाउंडेड कौन है? पाई। तो जो लूजली बाउंडेड होगा कि वो भागदौड़ ज्यादा करेगा, जो ज्यादा भागदौड़ करेगा वो ज्यादा वर्क डन करेगा, ज्यादा वर्क डन करेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी नसीब होने वाली है। बताइए सा, कौन सिस्टम को सबसे ज्यादा आनंद की प्रकाष्ठा पे ले जाने वाला है, हाइपर या रेजोनेंस? जनता का जवाब आ चुका है। जैन साहब ने बताया, जतिन साहब ने बताया कि रेजोनेंस बेताज बादशाह होगा सिस्टम को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देने में। चमका गया? ना केवल, ना केवल, राज की बात बता रहा हूं, ना केवल हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, बल्कि एक और बड़ी बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से पीछे इसलिए भी रह जाता है। अगर आपने रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट मजबूत है तो आपको आइडिया रहा होगा, रेजोनेंस में ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए थे, राइट? तो रेजोनेंस में ऑर्बिटल पैरेलल होते थे, तब इलेक्ट्रॉन आजू वाले घर से बाजू वाले घर में जाया करता था। लेकिन जब आज हाइपर कॉन्जुगेशन में देखता हूं तो ना केवल वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, बल्कि पिछले पेज पे अगर वापस जाता हूं तो बाजू वाले कार्बन का, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने मुझे क्या बताया? sp3। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन साहब sp3 है तो इसका ज्योमेट्री प्लेनर या नॉन प्लेनर?
जो नॉन प्लेनर होगा कहने का मतलब केटाइन का जो हरा डब्बा है वो तो ये बैठा हुआ, केटाइन का हरा डब्बा तो बैठा है, लेकिन बाजू वाले जो काले ऑर्बिटल हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी ये केटाइन का हरा डब्बा तो ऐसा है और बाजू वाले आपके ऑर्बिटल टिल्टेड हैं। ये मेरी तीनों उंगलियों को ऑर्बिटल समझना साहब, इस हाथ में ले लेते हैं चलिए साहब। तो ये जो तीनों उंगलियां हैं, ये बाजू वाला जो हरा ऑर्बिटल है इसके बाजू में तीनों ऑर्बिटल टिल्टेड फॉर्मेट में है। रेजोनेंस में वो परफेक्ट पैरेलल हुआ करते थे, तो ओवरलैपिंग अच्छी होती थी। लेकिन आज ऑर्बिटल पैरेलल है या टिल्टेड? हाइपर में बताइए, ऑर्बिटल पैरेलल है या टिल्टेड? टिल्टेड है साहब। और अगर ऑर्बिटल टिल्टेड है तो ओवरलैपिंग उतनी मजेदार नहीं होगी जितनी रेजोनेंस में होती थी। अगर ओवरलैपिंग उतनी मजेदार नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन भी उतने अच्छे से नहीं भाग पाएगा जितना रेजोनेंस में भागता था, तो उतना अच्छा सिस्टम वर्क डन भी नहीं कर पाएगा और सिस्टम को उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी नहीं मिल पाती है। शायद इसीलिए रेजोनेंस से सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। दो रीजन थे, क्या रीजन था? एक तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन भागता है इसलिए वो ज्यादा बड़ा अच्छा होता है, एक रेजोनेंस में ऑर्बिटल भी परफेक्टली पैरेलल थे, हाइपर में ऑर्बिटल थोड़े टिल्टेड हैं, ओवरलैपिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। समझ आए मेरे भाई? चलिए, ये दोनों रीजन बहुत ही अच्छे लेवल के थे, यही यहीं से अपना आधार मजबूत बनता है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, सवाल तो हम बहुत सारे कर सकते हैं इन टॉपिक पे, लेकिन ये छोटी छोटी ऑर्बिटल डायग्राम वाली बातें यही कक्षा 12 में मेरे काम आने वाली है। तो जब मैं वो कक्षा 12 के सवाल आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, ऑर्बिटल उस टाइम जब चर्चा करूंगा, तो चौधरी बोलेगा अरे एक दिन ऐसा बताया था, तब तेरे से मेरे को जवाब चाहिए फट से, यस 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 यस। उस दिन अगर तू नहीं बताएगा तो कंप्यूटर में घुस के कान में रपाड़ा मारेंगे अरे मेरे बड़ा भाई। समझा क्या? तो ये ऑर्बिटल वाली चीजें जो है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए आपकी, ठीक है? तो लेकिन एक दिल में मेरा डाउट आया कि साहब हाइपर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग तो रहा है, ऑर्बिटल टिल्टेड भी है, लेकिन अभी भी फील नहीं आ रहा कि वो टिल्टेड ऑर्बिटल है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन भागेगा कैसे? रेजोनेंस में तो समझ आता था ऑर्बिटल परफेक्ट पैरेलल था, लेकिन इधर तो टिल्टेड है तो फिर वो भागेगा कैसे? तो अगला मेरा डाउट यही है कि हाउ हाउ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इज हैपनिंग, हाउ? तो चलिए ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिखाते हैं साहब। वो CS2 वाला हरा डब्बा एक बार फिर से बनाते हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, बाजू में आपका ऑर्बिटल डायग्राम आपने CH वाले बनाए हैं, ये हाइड्रोजन 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 ऐसा बताया। अब यूं समझिए गजोधर कि जैसे मान लीजिए आपको बेसिक वाला वही पुरानी कहानी एक, कि अगर आपको कोई ग्लूकोन डी पिला दे तो आपके फेफड़ों में जान आ जाती है, और आपके फेफड़ों में, देखिए सान्या जी ने तो मुझे जवाब भी दे दिया, जो मैं बताने वाला हूँ सान्या जी को पहले ही चमक गया चौधरी क्या बताने वाला है। तो जैसे ही ग्लूकोन डी आपको पिला दे तो आपके फेफड़ों में एनर्जी आ जाती है, आपको एक एनर्जी एनर्जी महसूस होता है, भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही अगर दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, एटम 1 एटम 2 सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो रूम टेम्परेचर पर साथियों इतनी सफिशियंट एनर्जी अवेलेबल होती है कि सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस खर 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 पंखा घूम सकता है, सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होना संभव होता है रूम टेम्परेचर पर। यानी रूम टेम्परेचर पर जब पंखा खर 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 घूमेगा तो होगा क्या? ये आपका हरा डब्बा था और इसके बाजू में 3 ऑर्बिटल हैं, अब ये पंखा खर 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 घूमेगा, तो जो भी ऑर्बिटल, फिलहाल ऐसा है जैसे ही पंखा आपका घूमा तो जो भी ऑर्बिटल इसके पैरेलल आएगा, अंगूठा इसके पैरेलल तो नहीं आ पाएगा, इसके करीब जब आएगा तो वही ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। उंगली जब इसके करीब आएगी वो इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगी, अगली उंगली जो भी इसके करीब आएगी वही इसके साथ बारी बारी से ओवरलैपिंग कर लेगी। हाँ, करीब ही आएगी, परफेक्ट पैरेलल तो अभी भी नहीं होगा, हल्का सा परफेक्ट पैरेलल नहीं होगा, हल्का सा तो अभी भी टिल्टेड होगा। लेकिन फ्री रोटेशन से मुनाफा ये हुआ कि ऑर्बिटल इसकी विसिनिटी में, इसके विसिनिटी एरिया में तो आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है? तो इससे सिस्टम को मुनाफा हुआ कि ऑर्बिटल पास पास तो जरूर आएंगे। तो ये इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन की आपस में ओवरलैपिंग होती है। अगर आपने ये पंखे वाला कंसेप्ट समझ लिया है तो मुझे बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन में एक ही सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के भागते हैं या बारी बारी से तीनों CH बॉन्ड के? तीनों के। कैफ साहब ने जवाब दिया भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि एक ही CH बॉन्ड के नहीं भागता है, बारी बारी से पंखा खर 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 घूमेगा, तो जो भी ताड़ी इसकी विसिनिटी में आएगा उसी के साथ ओवरलैपिंग सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होगा और वही सबसे अच्छा हाइपर करते हुए बारी बारी से तीनों ताड़ियां करेंगी। अगर ये राज आपको पता चल जाता है तो इस पे अपने को एक और बढ़िया कंसेप्ट देखने को मिल सकता है।
चलिए चीज़ों को यहीं से डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ। आपने इतना समझ लिया है कि होता कैसे है, तो फ्री रोटेशन होता है रूम टेम्परेचर पर। तो जो भी ताड़ी विसिनिटी में आएगा वो ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है। एक बेसिक सा बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कार्बन कार्बन और यूँ समझिए एक ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बनाया है और इसके बाजू में ये रहा कार्बन 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 और इस पे ऐसा ऑर्बिटल डायग्राम बना दिए हैं। यहाँ पंखा खर घूमते हुए ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। एक डायग्राम और बनाते हैं। ये भी इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है फ्री रोटेशन करते हुए। अब मेरा सवाल ये है कि ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाले डायग्राम में जब पंखा खर घूम रहा है तो जो ग्रीन डब्बा है उसमें उसकी विसिनिटी में कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा मिलेगा। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन टोटली ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है। जब बाजू से पंखा खर घूम रहा है तो ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है, ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है उसमें एक बड़े एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्ज है। ऑर्बिटल बड़ा बड़ा दिखाया मैंने, तो बड़े एरिया में डिस्पर्ज है। तो जब बाजू से पंखा घूमेगा तो एक लार्जर एरिया में चार्ज डिस्पर्ज होगा, तो इस ग्रीन डब्बे के पास बहुत आ जाएगा। तो जब पंखा घूमेगा इसकी विसिनिटी में आएगा तो ओवरलैपिंग करेगा। ऐसे नीचे वाला पंखा भी घूम रहा है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक जो गोला मैंने बनाया है एक कंसाइज वे में, छोटे एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैठा है, कंसाइज वे में बैठा हुआ नजर आ रहा है। मेरा सवाल है बताइए सा, जब पंखा घूमेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ग्रीन डब्बे की ज्यादा विसिनिटी में आ पाएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, पहले वाला या दूसरे वाला, पहले वाला या दूसरा वाला। बिल्कुल, जनता ने करीब करीब जनता ने मुझे जवाब दिया है पहला। एक दो जालिम इंसान मुझे दूसरा भी बोला है, कपिल गुप्ता साहब ने दूसरा बोला है। अरे सुगले, जितना ऊपर वाला ऑर्बिटल मोटा होगा उतना वो डिस्पर्जन ज्यादा होगा, तो भाई साहब इसके करीब भी तो ज्यादा आएगा ना। ये देख करीब आएगा, जब करीब आएगा तभी तो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। नीचे वाला तो एरिया इतने से में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जब ये पंखा घूमेगा पैसा तो इसके पास भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे हरे डब्बे से काफी दूर रह गया। जब दूर हो गया है तो फिर इसके साथ तो ओवरलैपिंग उतने अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। बताइए सा, किसकी ओवरलैपिंग बेटर होगी, पहला वाला फोटो या दूसरा वाला फोटो। गुप्ता जी को अब चमक गया है, बिल्कुल हाँ साहब, पहले वाले की ओवरलैपिंग अच्छी होगी। समझ आया? तो अगर ये राज की बात पता चल जाती है तो पुरानी चीजों से कनेक्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों को समझ आ गया है। बात ये थी कि कौन सी ओवरलैपिंग बेटर है, तो ऊपर वाली ओवरलैपिंग, उस चार्ज बड़े एरिया में डिस्पर्स था तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से इस हरे डब्बे के पास आएगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। नीचे वाले में चार्ज छोटे एरिया में डिस्पर्स है तो वो दूर ही रह जाएगा। जब पंखा घूमेगा तो वो इतने से एरिया में तो इस ऑर्बिटल के करीब नहीं आ पाएगा, जैसा आपको डायग्राम से भी विजुअलाइज हो रहा है। तो इनको पुरानी चीजों से कनेक्ट करूं तो किसी जमाने में हमने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम पढ़ा था। मुझे बताइए कौन सा सबसे ज्यादा हल्का था, हाइड्रोजन या ट्रिटियम? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूंकि हल्का था तो अगर आपको ठीक ठीक याद आता, मायने पड़ा है इंडक्टिव इफेक्ट में, अभी अभी भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन हल्का होगा तो बहुत दूर तक ऑसिलेशन करेगा, एक लार्जर एरिया में उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होता है हाइड्रोजन का। जबकि ट्रिटियम भारी होता है तो ऑसिलेशन तो वो भी करता है स्प्रिंग थ्योरी से, लेकिन एक छोटी सी एरिया में, कंसाइज एरिया में ही उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स होगा। तो फिलहाल जो मैंने ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाया ना कि हाइड्रोजन का बहुत दूर तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होगा, तो ये हाइड्रोजन ही है, बहुत बड़े बड़े एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होगा। जबकि ट्रिटियम जो है, ड्यूटेरियम जो है, वो बहुत भारी होने वाले हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक कंसाइज वे में डिस्पर्स होने वाला है। बताइए कौन सा ऑर्बिटल अच्छा ओवरलैपिंग करेगा, हाइड्रोजन वाला या ट्रिटियम वाला? अरे हाइड्रोजन वाला। तो शायद इसीलिए कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हाइड्रोजन का सबसे बढ़िया, फिर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का सबसे लास्ट में आएगा। बात समझ आया क्या रे भाई? कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? अब अगर एक आपको पुरानी चीज याद दिलाऊं ना, तो इंडक्टिव जब पढ़ रहे थे मेरे साथी तो मामला उल्टा था, हाइड्रोजन से ज्यादा ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम से ज्यादा ट्रिटियम था। हाँ हाँ, उत्कर्ष साहब ने बताया उल्टा था क्योंकि कंसेप्ट अलग था। इंडक्टिव था डेंसिटी बेस्ड कंसेप्ट, तो वहां ट्रिटियम ज्यादा हो जाता था। हाइपर कॉन्जुगेशन को डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन को ओवरलैपिंग से मतलब है। तो ओवरलैपिंग जितने बड़े एरिया में डिस्पर्ज होगा, मेरे हरे डब्बे के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना आसानी से पहुंचेगा, तो पहुंचेगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी।
तो ओवरलैपिंग के कंसेप्ट में हाइड्रोजन का चार्ज डिस्पर्जन बड़े एरिया में है तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ठीक है। अब मैं इसको अपने बचपन के दिनों में ऐसे याद रखता था कि हाइपर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, एच से, तो हाइपर का एच सबसे आगे आ गया है, इंडक्टिव में उल्टा हो जाएगा। हाइपर हाइपर एच एच मतलब हाइपर में एच सबसे आगे आएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडक्टिव में एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने, इसको बोला जाता है आइसोटोपिक इफेक्ट, जो अभी 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 मैंने आपको बताया है, इसको बोला जाता है आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए साथियों, सब कुछ पढ़ लिया हमने, रेजोनेंस पढ़ा है, इंडक्टिव पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का एकदम बेस मजबूत कर दिया है। अब आज के बाद जब भी जिंदगी में फ्यूचर में कभी भी कोई सवाल आएगा तो सवाल पे कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको इंडक्टिव से करना है या रेजोनेंस से करना है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से करना है। सवाल में तो आपको टोटल सारे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले बारे में किसके बारे में सोचना आपका फर्ज बनता है, रेजोनेंस का। फिर आप सोचेंगे हाइपर के बारे में और फिर आप सोचेंगे इंडक्टिव के बारे में, करेक्ट है। तो इसी चीजों को लेते हुए मैं एप्लीकेशन पार्ट पे मूव कर रहा हूं। पहला एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और फ्री रेडिकल। मुझे बताना एक बार, हाइपर कौन कौन लोग किया करते थे, हाइपर कौन कौन लोग करते थे? 3 ही लोग करते थे हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन? कैटायन, फ्रेडिकल और एल्कीन या एल्काइन, ठीक है। एनाइन हाइपर नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल के फॉर्मेट में लेते हैं, कंपेयर, इस बात को दिमाग में रखना, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसको कहते हैं? जो कैटायन, फ्रेडिकल, एनाइन, उन सबको कलेक्टिवली एक नाम दे दिया गया है इंटरमीडिएट, ठीक है। ये लीजिए साहब, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, एक फोटो ऐसा दिया, एक फोटो ऐसा दिया, फट से जवाब दे दो। चलो आप पहला सोचो, तब तक हम दूसरा बना देते हैं, बस सोचते रहना, जवाब एक बार मैं दोनों का एक साथ पूछूंगा आपसे। पहला सोचते रहना, मुझे परफेक्ट जवाब चाहिए और हर इंसान से चाहिए। पूरा मेरे पास जितना बच्चा है ना, आज जनता काफी ज्यादा आ गई है रे, हैं घुसपैठिया आ गए हैं क्या? जनता को लग रहा है चौधरी जीओसी पढ़ा रहा, पढ़ लेते हैं। काफी लोग कनेक्ट हुए हैं आज। चलिए साहब, सेम सवाल लिख दिया लग रहा हमने, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ये लीजिए साहब, अगला फोटो है CD3, ये CD3 और ये भी CD3। ये इरेजर लेते हैं, छोटा सा बनाते हैं इसको। क्या आप लोगों ने सोच लिया है क्या रे, क्या फोटो बनाए हैं हम? 2 फोटो दे दिए हैं, चलिए साहब बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल है कि मुझे बता दीजिए सबसे पहले, पहले वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ज्यादा स्टेबल कौन है? बारी बारी से जवाब दें, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा आपके जवाब देख के, मुझे सिर्फ पहले वाले का जवाब चाहिए, इस वाले का जवाब बताइए, पहले वाले का। सब जनता ने मुझे पहले वाले में पहला ज्यादा स्टेबल बताया है, मोहम्मद साफ ने मुझे दूसरा ज्यादा स्टेबल बताया, मुझे भी नहीं पता है क्या है। सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले किसको चेक करूं, रेजोनेंस को। इत्तेफाक से दोनों ही कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है। जब रेजोनेंस नहीं होता तो दूसरी बारी किसकी आती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की। केटाइन का जस्ट अगला कार्बन क्या अल्फा कार्बन है, केटाइन का जस्ट अगला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, है साहब। तो क्या ये हाइपर कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, पहला भी करेगा, दूसरा भी करेगा। बाद में पता चलता है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसका हाइपर अच्छा होता है, हाइपर पहला भी करेगा, हाइपर दूसरा भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन का अच्छा होता है, मोहम्मद साहब अभी भी बताए हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन का अच्छा होता है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हाइड्रोजन का अच्छा होगा तो फिर आपको कौन ज्यादा स्टेबल मिलेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, जो जनता ने जवाब दिया। मोहम्मद साहब क्या आपको क्लियर हो गया है? बिल्कुल क्लियर हो गया, यस, मेरे को तुरंत जवाब मिल गया। दूसरे सवाल पे देखते हैं, केटाइन पहले मैं देखता हूँ रेजोनेंस, जो कि दोनों ही सवालों में नहीं हो रहा है।
दूसरा, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ साहब, सवाल छोटे हैं लेकिन कंसेप्ट को मजबूत बनाना सीखिए। दूसरा वाला, हम रेजोनेंस नहीं है तो फिर हाइपर चेक करते हैं। केटाइन का अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन हाइपर के लिए अल्फा कार्बन पे क्या मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ नहीं है। यानी कहने का मतलब इस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है या था, यहाँ हाइपर नहीं काम कर रहा है। अब देखिए रेजोनेंस भी नहीं कर रहा, हाइपर भी नहीं कर रहा, तो अब किसकी बारी आएगी? अब बताइए आपका नैतिक धर्म क्या कहता है? बिल्कुल अब काम करेगा साहब आपका इंडक्टिव। तो पहला वाला भी प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरा वाला भी कर रहा है। अब बाद में पता चलता है कि सी हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम में किसका प्लस आई अच्छा होता है डूडू? हाँ, ड्यूटीरियम का प्लस आई अच्छा होता है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, पहला कि दूसरा? बिल्कुल, आपसे सही जवाब पाके मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको? दोनों में आंसर रिवर्स हो गया है क्योंकि कंसेप्ट अलग अलग लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैफ साहब का, अमृतराज साहब का, बिल्कुल सबका जवाब आ गया। चलिए साहब कदम आगे बढ़ाते हैं। सेम सवाल है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हूँ। ये लीजिए साहब, सवाल आपके सामने है। ए बी सी डी मार्क कर देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बता दीजिए साहब, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रेजोनेंस। अगर आपने रेजोनेंस चेक किया तो वो पहले वाले फोटो में लग रहा है, बाकी किसी में भी रेजोनेंस नहीं है। नहीं, इतना कंफर्म हो गया ये सबसे आगे है, बीसीडी में सस्पेंस बरकरार है। अब बीसीडी में देखते हैं तो यहाँ पर आपका मिथाइल पास में है, यहाँ मिथाइल दूर है, यहाँ मिथाइल और ज़्यादा दूर हो गया, तो दूरियों के साथ सुना है इंडक्टिव इफेक्ट दम तोड़ देता है। रेजोनेंस तो किसी में भी नहीं है, तीनों में रेजोनेंस नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट दम तोड़ देगा। और दम तोड़ देगा तो फिर बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बी वाला, बी वाला, बी वाला या डी वाला? बी वाला या डी वाला? फट से जवाब चाहिए। बिल्कुल बीसीडी जवाब आया, उत्कर्ष साहब का मुझे जवाब मिल चुका है। यानी सबसे आगे था आपका ए, और इसके बाद आ जाएगा बी, फिर सी, फिर डी। करेक्ट है, जैसा उत्कर्ष कह रहे हैं वैसा सभी लोग एग्री कर गया है। रंजीत साहब ने भी बताया, आदित्य साहब ने भी बताया, अथर साहब ने भी, यस यस यस, सुगले सुलट गया है। अब लोग पलटी मार रहे हैं, अब नहीं चलेगा भाई, घोटाला नहीं चलेगा। हाँ गुप्ता जी, कपिल गुप्ता साहब कुछ अलग बताना चाह रहे हैं। अरे कसम दिलाया था सुगले अभी अभी। बताइए रेजोनेंस के बाद पहले के 2 नंबर पे क्या देखना होता है, इंडक्टिव या हाइपर? हाइपर, हाइपर भूल गया सुगले। तो वादा नहीं तोड़ने का, तो स्टेप बाय स्टेप चलने का, छलांगे नहीं लगाने का। तो ये तो सबसे आगे आ गया था। रेजोनेंस चेक करते हैं कहाँ गलती हुई है, ये तो सबसे आगे आ गया था। उसके बाद देखते हैं हाइपर जब चेक करेंगे भाई साहब, तो इस कैटाइन के अगला कार्बन जो अल्फा कार्बन है, इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। इसका अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इसका अगला अल्फा कार्बन, तो इनके पास दो दो अल्फा हाइड्रोजन है। यहां से ये क्लियर हुआ कि ए तो सबसे आगे था, लेकिन सी और डी आगे आएंगे, बी सबसे अंतिम पड़ाव में बैठेगा, क्योंकि बी वाले में हाइपर के लिए एक ही अल्फा हाइड्रोजन नसीब हुआ है बेचारे को। समझ आया ये बात? अब सीओडी में चेक कीजिए, सीओडी में रेजोनेंस भी नहीं है, हाइपर की मात्रा भी दोनों में बराबर हो गई है। अब फर्ज बनता है आपका क्या चेक करना? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से जब आपने चेक किया तो सी वाले में मिथाइल पास में है, तो प्लस आई मोर लगेगा, प्लस आई मोर लगेगा तो डी से ज्यादा आगे आ जाएगा। तो ए सबसे आगे, फिर सी, फिर डी और फिर बी। देखिए भाई साहब, क्या गलती कर रहे थे, वो बात सबकी खोपड़ी में गया क्या? सवाल का कंसेप्ट समझ आया क्या? किसी को नहीं आया तो नो लिखिएगा, यस यस तो काफी देख लिया मैंने, खट 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 खट, बहुत बढ़िया। तो ये बात है कि आपको सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर और फिर इंडक्टिव। एक सवाल और करके बता दो, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मुझे मजा आता है ये, जब आपका जब इधर से रेस्पॉन्स अच्छा आता है ना, तो चौधरी को भी पढ़ाने में मजा आता है। ये लीजिए, आयुष साहब कह रहे हैं साहब पिछले सवाल में बी और सी नहीं समझ आया। आयुष साहब, सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस देखते हैं, एक बार दोबारा बताते हैं बी और सी को, और डी को भी बता देते हैं। बी और सी में पहले आप रेजोनेंस देखा, रेजोनेंस सिर्फ ए में हो रहा था, ए सबसे आगे था। अब बी सी डी तीनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो फिर अपन देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चेक करते हैं? केटाइन का जस्ट अगला कार्बन जो होता है
उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो बी वाले में जहां मैंने गोला बनाया ना वो अल्फा कार्बन है। अब बताइए इस 3 बॉन्ड पूरे बना चुका है तो इस कार्बन पे एकमात्र हाइड्रोजन रहा होगा, जबकि इस केटाइन का अगला कार्बन जो अल्फा है उस पे 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के अगले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर में सी और डी की जीत हो गई, जबकि बी वाला पीछे रह गया है। ठीक है, तो नंद कुमार साहब, आयुष नंद कुमार साहब, क्या ये बात आपको समझ आई? मुझे यस और नो में जवाब चाहिए। आयुष नंद कुमार साहब, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यस आ गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़िए कदम। मेरे लिए एक एक बालक काफी इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को समझ आएगा तभी चौधरी आगे कदम बढ़ाएगा। ईच एंड एवरीवन, कोई किसी को कोई सवाल जल्दी समझ आता है, किसी को कोई लेट आता है, कोई बात नहीं, हम एक परिवार का हिस्सा है, सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल जनता का जवाब आ चुका है। सबसे पहले आप अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीखें। तो कैसे निकालते हैं? फ्री रेडिकल पे गोला लगाइए, फ्री रेडिकल पे गोला लगाइए और इसका जस्ट जस्ट अगला कार्बन होता है ना, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसका जस्ट अगला कार्बन ये रहा, अल्फा अल्फा अल्फा, ध्यान रहे वो sp3 हाइब्रिडाइज भी होना चाहिए। अगला कार्बन इसका अल्फा ये रहा और अल्फा ये रहा। इसका अगला कार्बन अल्फा एकमात्र यही है। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, यहाँ पर जो है आपके 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अगले वाले के पास देखता हूं तो ऊपर वाली साइड में आपका है 1 अल्फा हाइड्रोजन, नीचे वाली साइड में है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल मिले 3 अल्फा हाइड्रोजन। इससे अगले वाले में चलता हूं तो इसके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है। बताइए साहब किस फ्री रेडिकल के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, पहला या तीसरा? पहला वाला। तो पहला वाला सबसे आगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा। नितेश झा साहब ने शायद अभी ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग बोलता है जालिम इंसान, चलते लेक्चर में है। नमस्ते नितेश साहब, लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं आप, हमारा सिनेमा का द्वार काफी पहले खुल चुका था। ठीक है, तो यहां से जिंदगी में बड़ा ऐतिहासिक फैसला क्या लिया कि कैटाइन, फ्री रेडिकल और ये फिर एल्किन या एल्काइन, जिसके पास भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं ना वो उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, उतना ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन भागदौड़ करेगा, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा भागदौड़ करेगा सिस्टम को उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। समझ आई ये बात? यानी जिस भी कैटाइन, फ्री रेडिकल या फिर आपका एल्किन एल्काइन के पास जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी वो उतना ज्यादा हाइपर करता है। एक चीज मैं आपकी और मजबूत करना चाहता हूं, जैसे कि आपने ऑर्बिटल डायग्राम से तो हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लिया है, बट रियलिटी में वो इलेक्ट्रॉन कैसे भागता है उन स्ट्रक्चर्स को भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारा रेजोनेंस में हमने इलेक्ट्रॉन को भगा भगा के जो नई स्ट्रक्चर बनाई थी ना उनको अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा करते थे। ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन को भगा भगा के जो नई स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? अग्रवाल साहब ने बताया मुझे सबसे पहले, सब कॉमन सेंस तो यही कहता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते हैं एक नजरिया इनका कैसा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ही उठाते हैं, कैटाइन। हाँ, अंकित कुमार साहब ने बताया कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अंकित साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं और यही बात मैं आपको बार बार दोहराता था। चलिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। ये बताइए कि क्या कैटाइन गरीब है? कैटाइन गरीब है? गरीब है। गरीब है तो पैसा मांगेगा। आजू बाजू टुकुर 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 देखा तो कार्बन के पास पैसा है। सर कार्बन के पास पैसा? अरे कार्बन का तो ईएन सेम है, लेकिन कार्बन के पास पैसा कहाँ है? कार्बन जुल्म ढाएगा किस पे? ऊपर बैठा हाइड्रोजन, खौफ दिखाएगा उस हाइड्रोजन को, बोलेगा कि बाजू वाला कैटाइन बहुत गरीब है, पैसा चाहिए उसको। तो अब हाइड्रोजन खौफ खा के अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों के प्राणों की आहुति देते हुए और गरीब कैटाइन की तरफ पैसा फेंक देता है। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन साहब आपने किया है, इसी का नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नई संरचना कैसे बनेगी? तो 2 हाइड्रोजन तो टिके रहे, ऊपर वाले हाइड्रोजन ने कैटाइन के पेट भरने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर फेंक दिए, तो खुद के सर पे, शुक्ले के सिर पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आया, तबाह होके खुद निकल लिया, अपने प्राण दिए और कैटाइन का पेट भरा है सा। अब मुझे बताइए ये जो नई संरचना बनी इसका नाम तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन मुझे ये बताइए क्या एक ही हाइड्रोजन पैसा देगा या बारी बारी से तीनों हाइड्रोजन देगा?
एक ही हाइड्रोजन पैसा देगा या बारी बारी से तीनों देगा? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है भाई साहब। रियलिटी में तो क्या हो रहा था, पंखा खर 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 घूम रहा था, तो बारी बारी से तीनों देगा। बिल्कुल जनता ने सबने बताया मुझे। तो अगली हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो बारी बारी से आपकी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, डबल बॉन्ड CH2, यह हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यह ऐसा बैठा। एक और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर आप हाइब्रिड बनाएंगे तो ऐसा बनाई दिखाई देगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बोलूँगा तो ये आपका CH2, जिसमें से ये CH2 और कार्बन के बीच में कभी सिंगल बॉन्ड है आपका, कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पर आएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखिए, बॉन्ड कभी है कभी था, तो पार्शियल सिंगल पार्शियल सिंगल पार्शियल सिंगल। फिर इसके सर पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के सर पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। कार्बन के सर पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, करेक्ट है। तो ये आपका रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड बन गया। सच बोलूं तो ये जो हाइब्रिड में डॉट 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 दिखा है ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि पंखा खर 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 खर, करेक्ट है। तो ये वाली बात है इसमें। बाकी मुझे हाइब्रिड समझ आ गया। चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं, फ्री रेडिकल का भी देख लेते हैं। जैसे केटाइन में पॉजिटिव चार्ज गरीब होता था, क्या आपको एहसास हो रहा है फ्री रेडिकल में भी कार्बन गरीब है? फर्क है, लेकिन केटाइन का पॉजिटिव और फ्री रेडिकल का गरीब होने में फर्क है। एग्जैक्टली त्रिपाठी साहब ने बताया है मुझे कि साहब केटाइन 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, जबकि फ्री रेडिकल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का गरीब है। तो फ्री रेडिकल को भूख कब लगा है? कम लगा है। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन खाएगा या एक इलेक्ट्रॉन खाएगा? एक इलेक्ट्रॉन खाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन इस बार भी प्राणों की आहुति देगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, महज और महज एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करता हुआ नजर आएगा। तो अगली स्ट्रक्चर जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन रहा, इस कार्बन पे अपना फ्री रेडिकल पहले से था, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, उस बॉन्ड का एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो वो तो H फ्री रेडिकल बन के बाहर चला गया है, और इस कार्बन के सर पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है। मैं देसी में समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा बॉन्ड वो टूटा होगा तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया। अब दोनों कार्बन जो है वो आजू बाजू टुकुर 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 देख रहे हैं। इस कार्बन पे भी एक फ्री रेडिकल, इस कार्बन पे भी एक फ्री रेडिकल, इसका भी पेट खाली, इसका भी पेट खाली, इसे भी पैसा चाहिए, इसे भी पैसा चाहिए। कहता है तुझे मेरी जरूरत, मुझे तेरी जरूरत, और दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया और क्या बना लिया है? पाई बॉन्ड बना लिया है। शुक्ले ज्यादा ना सोच, बस ऐसा ऐसा करते हुए दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये हमारी पहली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हुई। क्या आपको फिर से एहसास हो रहा है कि एक ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है या बारी बारी से तीनों? तीनों देगा। तो आगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, संभाल लेगा क्या? फिर आप एक हाइब्रिड भी बनाएंगे। जैसे पहले वाले में कंप्लीट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाया था, इसके हाइब्रिड में आप क्या बनाएंगे? पार्शियल फ्री रेडिकल बनाएंगे। संभाल लेंगे साहब इसका हाइब्रिड और आगे वाली स्ट्रक्चर्स? आइडिया मैंने आपको दे दिया है। हाँ बोलिए। हेलो 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 हेलो। चलिए चलिए चलिए, मैं एक और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो तीसरा मॉलिक्यूल है उसका भी दिखा देता हूँ आपको। उसका नाम है एल्कीन। बेसिक मजबूत करना हमारा मकसद है साथियों। जैसे केटाइन और फ्रेडिकल में हाइड्रोजन अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, वैसे एल्कीन में भी हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन धीरे 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 इस एल्कीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने लग गया। जैसे ही हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन एल्कीन की तरफ पैसा फेंकता है, एल्कीन वाला बीच वाला कार्बन CH कहता है कि रहने दे, रहने दे, क्योंकि भाई साहब मेरा 4 बॉन्ड बना हुआ है, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। हाइड्रोजन पैसा दे रहा है, CH बोला रहने दे क्योंकि मेरा 4 बॉन्ड बना हुआ है। ऊपर वाला केटाइन हो या फ्रेडिकल हो, वो तो फिर भी गरीब थे, उन्हें तो पैसा चाहिए था, लेकिन मेरा तो पेट भरा हुआ है, मुझे तो पैसा नहीं चाहिए। तभी जानते हैं कार्बन क्या कहता है? कार्बन पे बैठा हुआ हाइड्रोजन क्या कहता है? उसके कान में धीरे से फूंकता है। किसके? इस CH के। क्या फूंकता है कि देख,
मेरा CH बॉन्ड का ऑर्बिटल और तेरा p ऑर्बिटल विसिनिटी में आ चुके हैं, पैरेलल तो नहीं है लेकिन आजू बाजू विसिनिटी में आ चुके हैं। हमारे बीच में ओवरलैपिंग की संभावना है, और संभावना होगा तो मेरे CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तेरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हुए सिग्मा इलेक्ट्रॉन चलेगा, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन चलेगा तो सिस्टम काम करेगा, सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, सिस्टम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। जैसे ही हाइड्रोजन ने ये बात कार्बन के कान में फूकी, कार्बन बोला ठंड रख। अरे भाई साहब, अगर ऐसा देवीय चमत्कार हो रहा है तो फिर ठंड रख, सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो मुझे भी चलाना है। जैसे ही कार्बन को ये दिव्य राज पता चला, कार्बन ने बोला कि कुछ नया तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन के पास बाजू में एक सिग्मा भी है, एक पाई भी है। मजबूत सिग्मा तोड़ेगा या अमरियल पाई। जब एक नया बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन को एक पुराना बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा। तो बताइए साहब, मजबूत सिग्मा तोड़ेगा या अमरियल पाई? जनता ने जवाब दिया, भाई साहब मरियल पाई बॉन्ड रिपेल कर गए और पाई इलेक्ट्रॉन के परखच्चे उड़ा देगा अगले कार्बन के पास। ऐसा इसलिए कर रहा है ये CH, क्योंकि इसे पता है जैसे ये पाई को धक्का देके आगे की तरफ फेंकेगा, पीछे से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड धड़धड़ाते हुए भागते हुए नजर आएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन भागेगा, सिस्टम की जिंदगी में खुशियों का झोला दोगुना हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम काम करने लगा, सिस्टम वर्कडन करेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती हुई नजर आई। अरे फील आया क्या नहीं मेरे भाई? तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एल्कीन में। जैसे ये होगा तो अगली स्ट्रक्चर कैसी बनती है वो भी दिखा देता हूं। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि साहब इलेक्ट्रॉन जैसे ही हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का बलिदान देगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बिछाएगा वो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो बिखेर के और आगे के वाले कार्बन की तरफ भेजेगा, तो उसके कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन अपने प्राणों की आहुति देगा तो उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन गया आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से वही पुराना सवाल, बताइए साहब, एक ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है या बारी बारी से तीनों? बारी बारी से तीनों देने वाले हैं। तो आगे वाला फिर से आप संभाल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड भी बना सकते हैं। करेक्ट है, हाइब्रिड भी मैं एक बार हल्का सा दिखा दूं आपको। तो हाइब्रिड में, इसका हाइब्रिड मैं दिखाना चाहता हूं आपको, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। कैसा बन रहा होगा इसका हाइब्रिड? हाइब्रिड में बोलूंगा इतना हिस्सा हर स्ट्रक्चर में कॉमन है, इतना हिस्सा हर स्ट्रक्चर में कॉमन है। इसके बाद देखूंगा कि CH और CS2 में रितेश साहब बोल रहे हैं सर दीवाने हो गए हैं, आपके फैन हो गए। अरे हम बोलिए साहब, हम रितेश साहब आपके फैन हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आप जनता का जवाब आता ना यस और नो में, मुझे फील आ जाता है तुरंत। और पढ़ाने का तरीका जो है, ऑनलाइन के जमाने में मास्टर को अक्सर फील कम आता है पढ़ाने में, लेकिन शायद मैं इस निर्जीव कैमरे के पीछे और आपसे दिल से कनेक्ट हो जाता हूँ। आपकी यस और नो से एक एनर्जी का बहाव मिलता है, और बस इससे अच्छा महसूस होता है। और फिर ऑफलाइन ऑनलाइन का फील ही नहीं पता चलता कि हम किधर बैठे हैं, ऑफलाइन में बैठे हैं ऑनलाइन में बैठे हैं, बस आनंद है। चलिए साहब, तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो है एल्कीन वाला, ये कभी यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, कभी इस कार्बन पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। करेक्ट है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो कभी हैं कभी थे, तो वहां पार्शियल सिंगल पार्शियल सिंगल पार्शियल सिंगल। करेक्ट है। और इस कार्बन के सर पे डेल्टा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ये आपका हाइब्रिड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अथर साहब ने भी मुझे बताया है। तो इस तरह आपने ये हाइपर कॉन्जुगेशन किया है। अब इसमें अगर थोड़ा राज और गहरा करें क्या? समंदर के दरिया में जाए क्या? तो राज हमारा ये है, रॉय साहब कह रहे हैं कि सर राहुल मिश्रा जी सर कह रहे थे कि आप अल्फाजों को बहुत अच्छे से पिरोते हैं और शायरी सुनाते हैं, हमें भी सुना दें। तो रॉय साहब बात ऐसी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोची समझी कोई शायरी ऐसा बोले कि चलिए छात्रों बैठिए आज चौधरी शायरी सुनाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वक्त के साथ अभी हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, मुझे भी अच्छा महसूस हो रहा है, आपको भी अच्छा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे जब दिल जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अल्फाज जो है, अंदर का जो शायर है वो अपने आप निकल के आएगा। उसे अपने अंदाज में निकलने दीजिए, उसका आनंद अलग होगा। एक ये होता है कि नहीं बैठिए मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, तो वो फील नहीं आ पाएगी, अपने आप आएगा, एक दिन अपने आप आएगा। तो धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि हम आत्मा से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, मैं आपका दीवाना और आप मेरे दीवाने हो जाएं, बस आनंद की प्रकाष्ठा हो, फिर शायरियों का झमाझम, अपने आप ही वो अल्फाज अपने आप आएंगे।
तो उनको फ्लो में निकलने दीजिएगा, ठीक है। अभी तो हम जो रिदम बना हुआ है मुझे पता भी नहीं है, वो रिदम इस तरह का बन गया कि मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन वो इलेक्ट्रॉन भागते हुए नजर आने लगे हैं, ठीक है। स्नेहल साहब कर रहे हैं सब, हमें उस लम्हे का इंतजार होगा जब वो आपकी आत्मा से अल्फाज बाहर निकलेंगे, शायराना है। मुझे भी इंतजार रहेगा जब हमारे दिल और अच्छे से कनेक्ट हो रहे होंगे। चलिए साहब, मैं वो कंसेप्ट और मजबूत बनाना चाह रहा था। वो कंसेप्ट ये था कि अगर मैं मार्क कर दूं ये बॉन्ड लेंथ L1 है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ L1 है, कोई सवाल पूछे कि इस बॉन्ड लेंथ के साथ क्या हालचाल हो रहा है, तो क्या आपको पता है कि जहां मैंने L1 बॉन्ड लेंथ मार्क की है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो हाइब्रिड में वहां पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। यानी वक्त के साथ जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ेगा या घटेगा मेरे भाई? गुप्ता जी ने बता दिया है डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ यहां से आपका डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। यही सवाल थोड़ा सा अलग पूछता और इस बॉन्ड पे मैं बॉन्ड लेंथ मार्क कर देता, यहां बॉन्ड लेंथ मार्क कर देता। अब बताइए साहब, ये जो L या L2 जो मैंने मार्क किया है, जब जब हाइपर होगा, जब जब हाइपर होगा तो पाई टूटेगा, और पाई टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, जैसा हाइब्रिड में भी मुझे फील दिखाई दे रहा है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो पल्लवी जी ने बता दिया बॉन्ड लेंथ घटेगा या बढ़ेगा? अरे घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ये भी एक एप्लीकेशन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी बॉन्ड लेंथ पे प्रभाव पड़ता है। अगर ये दिव्य ज्ञान आपको पता चल जाता है ना, तो इसी के बेसिस पे है अपना अगला एप्लीकेशन, जो कि बात कर रहे हैं हम बॉन्ड लेंथ की, हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन मैंने बताया है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और रेडिकल, दूसरा एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पे भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करते हुए बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। चलिए एक ही सवाल से समझ आ जाएगा आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक बार अगले ने फोटो दे दिया होता CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, और साहब बोल रहा है ये बॉन्ड लेंथ आपका L1 है और ये बॉन्ड लेंथ आपका L2 है। बताइए और L1 और L2 में क्या फर्क नजर आएगा? हाँ, मैं जनता का जवाब पढ़ रहा हूँ भाई साहब, मैं रुका हूँ इसका मतलब मैं आपका चेट पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। करीब करीब जनता, करीब करीब जनता नहीं, अब तक तो किसी का गलत आया नहीं है। सब जनता ने मुझे बताया है कि L1 जो बॉन्ड लेंथ है ये हमेशा डबल रहेगा, जबकि जहां L2 मार्क है, जहां L2 मार्क है वो क्या आपको एहसास हो रहा हाइपर करेगा, और वो हाइपर करेगा तो पाई टूटेगा। हाइपर कैसे करेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये CH2 और ये S, तो जब ये हाइपर करेगा तो हाइड्रोजन अपने प्राणों की आहुति देगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो हाइपर में हाइपर जब करेगा तो पाई टूटेगा। जहां इशारा किया गया वो बता रहा हूँ साहब, हाइपर करेगा तो पाई अरे टूटेगा, और भाई पाई टूटेगा तो न्यू बता क्या सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा तो न्यू बता बॉन्ड लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने वाला है, यानी L1 या L2, L1 या L2, L2 बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सवाल में तो आनंद भाई साहब तब आता जब मैं एक सवाल और फोटो बना देता, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर से CH डबल बॉन्ड CH2, एक और फोटो बना दिया, फोटो नंबर तीसरा। और ये ले साहब इस पे अगर मैंने बॉन्ड लेंथ L3 मार्क कर दिया। अब बीड़ू अब न्यू बता कि L1 L2 L3 में मजा कहाँ सबसे ज्यादा आएगा? जनता सोच रही है, सोच रही है। कुछ लोग सोच चुके हैं, जैन साहब सोच चुके हैं, कैफ साहब देखे हैं, अथारू जी देख चुके हैं, सौम्या जी ने भी बता दिया है मुझे। ये देखिए साहब, देखिए क्या आपको पता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सही सोच रहे हैं कि L3 भी टूटेगा, लेकिन इस बार किसकी वजह से टूटेगा? रेजोनेंस की वजह से। ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा तो ये भी पाई टूटेगा, ये पाई टूटेगा तो ये भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। जहां इशारा कर रहा हूं वहां बात कर रहे हैं साहब, ये बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। देखिए हाइपर से भी पाई टूट रहा था, रेजोनेंस से भी पाई टूट रहा है, हाइपर से भी बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, रेजोनेंस से भी बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। कहां किसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ताकत किसकी ज्यादा होती है, हाइपर या रेजोनेंस? रेजोनेंस।
तो किसका पाई ज्यादा टूटेगा, हाइपर का या रेजोनेंस का? रेजोनेंस का। तो किसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, हाइपर से या रेजोनेंस से? रेजोनेंस से। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, हाइपर से या रेजोनेंस से? अरे रेजोनेंस से। और अब भाई गया खोपड़ी में बात है। हाँ हाँ, चमकिया जनता ने। तो इस बार जो L3 है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कह सकते हैं इस ऑर्डर में L3 सबसे पहले आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई तो मेरे साथियों बताइए साहब, चंद लम्हों का सुकून महसूस करते हैं, आपको भी देते हैं और हम भी लेते हैं 30 सेकंड का माइनर ब्रेक। क्या अब तक का सफर आज के लेक्चर का सब लोगों की खोपड़ी में प्रॉपर गया है? यस 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 यस। चलिए सर, तो फ्लैशबैक मोड में चले, पहले पेज से दिखाते हैं आपको, एक बार देख लीजिएगा, तब से थोड़ा सा आपसे बतिया लेते हैं। किसी की कोई तड़पती आत्मा? हाँ साथियों, कोठारी जी कह रहे हैं कि सब समझ आया है, जनता का आया है। यस सर, सब समझ आया। सब समझ आएगा, सब समझ आएगा। चलिए साहब, स्क्रीन को पलटा जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आगे दिखाएं, अगला वाला पेज। यस सर। यस सर। यस सर। प्रिंस साहब कह रहे हैं सर इको हो रहा है। अरे इको हो रहा है क्योंकि जनता को बोलने का मौका दिया प्रिंस साहब। कुछ आपके दिल में भी चल रहा है तो आप भी बता दीजिए। संवाद होते रहना चाहिए। आज वो नहीं आया रहा, वो IPL वाला शुक्ला। जालिम इंसान रोज आता है, रोज IPL का इंफॉर्मेशन देके जाता है। तो हाइपर पढ़ा हमने, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा है, कैटायन फ्रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर। जतिन हंस रहा है, जतिन हंस रहा है। टॉस देख रहा होगा शुक्ला। तो उड़ी उड़ी खबर आई कि आज से कक्षाओं का समय घट रहा है। यस यस सर। 15 मिनट कम कर दिया सर। 15 मिनट घटा दिए हैं। एलन वाले ये बोल रहे हैं, इनफैक्ट एलन वाले नहीं, शुक्ले आप लोगों ने एलन वालों को बोला होगा कि सर ऑनलाइन में बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा कम कम पढ़ाओ। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता रात 2 ना। घंटे करो। और सबसे बड़ा एडवांटेज पता है कि अपना वाला लास्ट है, अपना वाला यस लास्ट है, सर। जिसमें ऊपर एक घड़ी बना हुआ आता है, घड़ी कहता है भाई साहब मुझे आगे खिसकाते रहो, तो अपन कितना भी खिसका सकते हैं। ठीक है। आप यस 2 सर। घंटे दिया करो। हाँ, तो जितनी जरूरत है उतना तो बढ़ ही सकते हैं। बस बात इतनी है कि आपको फील कहाँ तक आ रहा है। किसी दिन थक गए हैं और ऐसा बोरिंग सा लगने लगे, मुझे बता दिया करें, अपन जल्दी खत्म कर देंगे। और किसी दिन लगा ऐसा मजा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो फिर 15 मिनट ज्यादा भी पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वो तो सिर्फ मजे का खेल है, रिदम का खेल है। ठीक है रे बाबा। यस सर। तो और आगे कदम बढ़ाएं क्या? यस सर। यस सर। चलिए, पहले आपको खामोश करना पड़ेगा जैसे, लेकिन जनता कह रही है जैसे इको बढ़ रहा है तो आप इको बढ़ा देंगे, तो सिर्फ चौधरी बोलेगा और आप जनता सुनेगी। तो हम पढ़ रहे थे, क्या 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 पढ़ रहे थे साहब? हाइपर है। हाइपर में काफी चीजें हमने देखी हैं, एक और अच्छी चीज आपको दिखाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन विद बेंजीन। क्या बात कर रहे हो सर? बेंजीन के साथ भी हाइपर होता है, चेक करते हैं। ये बेंजीन का डब्बा है और इसके ऊपर CH3 बैठा है। मुझे ये पता करना है कि क्या, वर्मा जी कह रहे हैं सर घड़ी का डायल बढ़ा दीजिए। आज घड़ी जल्दी आ गया। हाँ घड़ी जल्दी आ गया, चलिए डायल बढ़ा ही देते हैं। ये लो। तो सवाल ये है
कि क्या इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मुझे भी नहीं पता भाई साहब, ये हाइपर कॉन्जुगेशन तो चौधरी ने 3 ही जगह पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था मैं खुद भूल गया। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पढ़ाया था आपको? तीन तीन कौन सी जिंदगी में 3 जगह कहाँ लगता है हाइपर? केटाइन, फ्री रेडिकल और केटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन या एल्काइन। ठीक बात है, मुझे तो इतना ही पता था। अब इसमें हाइपर लगेगा कि नहीं लगेगा चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस फोटो को जूम करके देखा तो ये फोटो मुझे ऐसा दिखाई दिया, बेंजीन में पाई 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 और ऊपर CH3 को देखा साहब, ये रहा साहब CH3 आपका। तो जैसे ही इस फोटो को जूम करके देखता हूं तो क्या मुझे एक एल्कीन दिखाई देता है, और इस एल्कीन का, और उसको छोटा करके दिखाऊंगा आपको, तो उस एल्कीन का जस्ट अगला कार्बन CH3 क्या sp3 हाइब्रिडाइज है? अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो क्या उसे अल्फा कार्बन का ताज पहनाया जा सकता है? बिल्कुल। और क्या उस पे मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन मुझे चाहिए था? वो भी है, बिल्कुल है। उस पे तो एक नहीं भाई साहब, 3 है। तो इसका मतलब बेंजीन भी हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। और अब करेगा तो कैसे करेगा, वो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बना के फील और दे देते हैं। पाई 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 और यह सारा कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अभी भी बता के आया हूं आपको एल्कीन वाला। ये हाइड्रोजन अपने दोनों प्राणों की आहुति देगा और पाई बॉन्ड रिपेल करके कार्बन आगे की तरफ खिसका देगा। एकमात्र उद्देश्य है, ऐसा करने से सिस्टम में सिग्मा इलेक्ट्रॉन चलने लग जाता है। तो अगली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? बेंजीन, ये रहा साहब CH2 और एक हाइड्रोजन अपने प्राणों की आहुति दे दिया, वो H+ बन गया है। पाई बॉन्ड आगे किसका है? यहाँ नेगेटिव, और यहाँ नया पाई बॉन्ड बना है। बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं। इतना समझ आया तो आगे बढ़ूं। अब इसके बाद पता चलता है क्या आपका एक नेगेटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला है। यस। ऋषभ राज कह रहे हैं सर हमारा आवाज नहीं आ रहा है तो हम कोई अपडेट नहीं दे पाए। ऋषभ राज, अब हम फ्लो के मोड में है, पढ़ाई के मोड में, आपकी दिल की बातें सुनेंगे लास्ट में। तो एक नेगेटिव और एक पाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला तो कुछ होने लगा है, रेजोनेंस होने लगा है। तो अब आगे का प्रोसेस इनिशिएट हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ, लेकिन आगे कदम जो है वो रेजोनेंस बढ़ा लेगा। अगले इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, थोड़ी देर के बाद और रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा। आगे वाले हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आप संभाल सकते हैं साथियों। मैं एक बार डायरेक्टली आपको हाइब्रिड बना के दिखाऊं, रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड कैसा होगा। हाइब्रिड का फोटो ऐसा होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, और इस पे बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन अपने प्राणों की आहुति देगा। तो मैं पार्शियल सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ नजर आएगा। और कार्बन बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन 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 ऐसा देता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव। ये रियल स्ट्रक्चर आपका हाइब्रिड बन के तैयार हो गया। अगर इस हाइब्रिड को और ठीक ठीक से विजुअलाइज करें तो पता चलता है जिस कार्बन पे CH3 लगा है इसका पहला पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, अगला वाला मेटा और ये वाला पैरा। ये मेटा है तो बाजू वाला भी मेटा है, ये ऑर्थो है तो बाजू वाला भी ऑर्थो ही है। अगर आप रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड को देखते हैं तो हाइब्रिड में पता होता है कि जो चार्ज आ रहा है वो हमेशा कहाँ आ रहा है। बेंजीन में जो चार्ज आ रहा है वो हमेशा कहाँ आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? ऑर्थो पैरा पे। तो ये इतिहास में बहुत बड़ा कंक्लूजन है मेरे साथियों कि चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन जब जब बेंजीन पे होगा ये अपनी छाप कहाँ छोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर छोड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे ही अपनी छाप छोड़ेगा रे। अपना जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी पोजीशन पे लगाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। बड़ा कंक्लूजन है जिसका सही वक्त पर अपन इस्तेमाल भी करेंगे। यकीन मानिए, ना केवल हाइपर कॉन्जुगेशन में बल्कि अगर आप किसी कंपाउंड का रेजोनेंस भी करवाते हैं, जैसे ये बेंजीन का डब्बा ले लिया, पाई पाई पाई, और इसके सर पे आप पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए। अब अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए साहब, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बनेगा साहब डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज पाई और पाई। आगे रेजोनेंस करवाएंगे तो अगले इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आगे रेजोनेंस करवाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहने का मतलब थोड़ी देर के बाद जब आप हाइब्रिड बनाएंगे रेजोनेंस के दौरान, ये एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ, पिछले एग्जांपल से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं जो कंक्लूजन बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि साहब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी बेंजीन पे जब जब रेजोनेंस होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो या लेने वाला हो, फिलहाल तो पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, तब भी चार्ज आपका हमेशा कहाँ आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यानी बेंजीन के साथ आप रेजोनेंस करें या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन करें, हमेशा छाप कहां पर छूटेगी मेरे बड़े भाई, ऑर्थो और
पैरा पोजीशन पे ही छाप छोड़ेगा। ये बात खोपड़ी में गया क्या? कहने का मतलब ये तो रेजोनेंस का एग्जांपल है, ये रेजोनेंस का एग्जांपल, प्योरली रेजोनेंस का एग्जांपल है। पीछे वाला जो एग्जांपल था वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल था। बाद में आगे उसने भी रेजोनेंस का ही रुख ले लिया, यानी बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो या रेजोनेंस हो, हमेशा ये अपनी छाप किस पोजीशन पे छोड़ता है? किस पोजीशन पे छोड़ता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। रितेश साहब कहते हैं, साहब एक बार फिर से बता दीजिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन किसको कहते हैं? जब भी बेंजीन पे, रितेश साहब यूं समझिए, जब भी कोई बेंजीन पे, ये बेंजीन का डब्बा लिया और इस पे कोई ग्रुप जी लगा हुआ होता है, तो इसका जो पहला पोजीशन होता है ना रितेश बाबू, पहला पोजीशन ये वाला ग्रुप जी के रेस्पेक्ट में, इसको ऑर्थो कहा जाता है। अगली पोजीशन को मेटा कहा जाता है, अगली पोजीशन को पैरा कहा जाता है। अब पहला वाला ऑर्थो है तो बाजू वाला ये पोजीशन भी ऑर्थो ही होगा, अगला वाला मेटा है तो बाजू वाला ये भी मेटा होगा और सबसे नीचे वाला पैरा होगा। रितेश साहब बात क्लियर हो चुकी है? ठीक है, तो ये बड़ा कंक्लूजन था कि रेजोनेंस करें या हाइपर, हमेशा छाप कहां पर छोड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। चलिए साहब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं और फिर समापन करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। एक बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं। यूं समझिए कि 3 कार्बन का लड़ है, ये 3 कार्बन का लड़ है, और हमने क्या किया कि ओपन चेन में, इसका नाम प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, हमने क्या इसका मुंडी और पूंछा पकड़ लिया, इधर से मुंडी और पूंछा पकड़ के और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ज्वाइन किया ये 3 मेंबर साइक्लिक डब्बे में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ये 3 मेंबर साइक्लिक डब्बे में कन्वर्ट हुआ, मेरा सवाल है कि इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? जैसे इस कार्बन का पूछ लेता हूँ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए साहब। sp3। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इत्तेफाक से पता चलता है, ज्योमेट्री कह रहा है कि 60 डिग्री, इसका ज्योमेट्री से गणित कहता है कि 3 मेंबर रिंग के इंटरनल जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। तो ये जो करीब करीब 49 डिग्री 28 मिनट का जो डिफरेंस पैदा हो रहा है ना, ये सिस्टम में तनाव पैदा कर दिया, स्ट्रेन पैदा कर दिया है। होना चाहिए था कितना? 109 डिग्री 28 मिनट, और है कितना? 60 डिग्री। करीब करीब सिस्टम में 49 डिग्री का जो डिफरेंस पैदा हो गया, ये तनाव पैदा हो गया। ये ठीक वैसे ही बात हो गई जैसे चौधरी की चोटी को एडी से बांध दिया पीछे की साइड से, तो एक रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है। अब यूं समझिए जैसे ही चोटी को एडी से बांधेंगे, पीछे रिंग तो बन गया, लेकिन चौधरी का कमर है या सुलट गया रे। कमर में तनाव पैदा हो गया ना रे भाई, कमर में तनाव पैदा हो गया, कमर बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया है। ठीक ऐसा इस रिंग में हुआ है। जब भी आप रिंग बनाते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिंग में तनाव पैदा हो जाता है, लेकिन ये जो 3 मेंबर रिंग है, इसकी जिंदगी में खुशियों का झोला तब दोगुना हो जाता है जब इस 3 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इस 3 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 3 मेंबर रिंग सुकून से जिंदगी में खुश रहना पसंद करता है। सवाल उठता है कैसे? तो जैसे ही आप इस फोटो को थोड़ा जूम करके देखेंगे, तो यूं कहिए कि ऊपर वाला फोटो जो था, उन ऑर्बिटल में तनाव पैदा हो गया, तो उन ऑर्बिटल का जो है, ये ऊपर वाला फोटो में एक्चुअली में होता क्या है कि ऑर्बिटल में तनाव पैदा होने की वजह से ऑर्बिटल बेंट हो चुके होते हैं। ये ऐसा ऑर्बिटल बेंट हो गया है आपका, ऑर्बिटल बेंट हो गया है, ऑर्बिटल बेंट हो गया है। अब जैसे ही इस 3 मेंबर रिंग के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो होता क्या है, ये 3 मेंबर रिंग के ऑर्बिटल तो आपके बेंट थे, ये रहा आपका 3 मेंबर रिंग और बाजू में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा बैठा हुआ नजर आया, और 3 मेंबर के ऑर्बिटल आपके बेंट पड़े हुए थे। 3 मेंबर के बेंट ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा तनाव था। जैसे इनको पता चलता कि भाई साहब बाजू वाले कार्बन पे खाली कटोरा पड़ा हुआ नजर आता है, ये अपने तनाव को मुक्ति देते हैं और इधर से धीरे 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक वैसे ही जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में केटाइन के, हाइपर कॉन्जुगेशन में केटाइन के जस्ट अगले कार्बन के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भागते हैं, ठीक वैसे ही यहां पर आज केटाइन के जस्ट अगले कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन धीरे 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 इस केटाइन के खाली कटोरे की तरफ आना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग रहा था। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर देखना इसकी जिंदगी में खुशियां कैसे बढ़ती हैं। 3 मेंबर रिंग थोड़ी देर बाद अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर से केटाइन के कटोरे में डाल देगा। हाँ साहब, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिंग ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन केटाइन के कटोरे में डालेंगे, बताइए साहब रिंग है या था? रिंग था। क्या ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया है?
रिंग में जो तनाव किसकी वजह से, स्ट्रेन किसकी वजह से पैदा हो रहा था, वो चोटी को एडी से बांधा तभी तो कमर में तनाव आ गया था। भाई साहब वो कैंची से चोटी काट दे तो क्या चौधरी की जिंदगी में सुकून मिलेगा रे? ऐसा ही रिंग का चोटी काट दिया है तो रिंग ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेन से मुक्ति मिला, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिला। ऐसा स्टेबिलिटी तो फिर ऐसा भी हो सकता था ना कि वो आपका जो 3 मेंबर रिंग है ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर वाला बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन दे दे, नीचे वाला बॉन्ड भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो नीचे वाला दे देता तो रिंग नीचे से खुल जाएगा। रियल स्ट्रक्चर देखता हूं तो वो रियल स्ट्रक्चर ऐसा आएगा कि ऊपर वाला बॉन्ड कभी है कभी था, नीचे वाला कभी है कभी था, और इस कार्बन पे आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ये रियल स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब कभी आपका ऊपर की साइड से बॉन्ड खुलेगा, कभी आपका नीचे की साइड से। रिंग कभी ऊपर से खुलता है कभी नीचे से, कभी ऊपर से कभी नीचे से, ऐसा रिंग डिस्को डांस करने लग जाता है। बोले तो इसी का नाम है, जो जनता ने मुझे बता दिया है, काफी लोगों ने बता दिया, सान्या जी ने, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। हाँ साहब, ये कंसेप्ट का नाम है डांसिंग रेजोनेंस। जिंदगी में डांसिंग रेजोनेंस सिस्टम को डिस्को डांस करने लग गया है। रिंग कभी ऊपर से खुलता है कभी नीचे से खुलता है। जिंदगी में डांसिंग रेजोनेंस सबसे बड़ा बेताज बादशाह होता है। पूछो काहे? क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस में सिस्टम में ना केवल रिंग के स्ट्रेन में मुक्ति मिलता है, ना केवल वो चोटी को काट दिया गया है तो सुकून मिला है कमर में, बल्कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी तो भाग रहा है। सिस्टम में सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी भाग रहा है तो सिस्टम को वैसे भी स्टेबिलिटी मिलता है। यानी डांसिंग रेजोनेंस में ना केवल एंगल स्ट्रेन में रिलीफ मिल रहा है, एंगल स्ट्रेन में भी रिलीफ मिलता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी भागता है। दो दो एडवांटेज है इसको, एंगल स्ट्रेन में भी रिलीफ मिलता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी भागता है। सिस्टम को डबल डबल एडवांटेज होता है, सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। कहते हैं रेजोनेंस हाइपर और इंडक्टिव में रेजोनेंस आपका अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इन सब पे बेताज बादशाह होता है, नाम क्या होता है रे? डांसिंग रेजोनेंस। मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ध्यान रहे, डांसिंग रेजोनेंस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंपाउंड पे लगता है। वो आप फोटो आपके सामने बना हुआ है, किस पे? 3 मेंबर रिंग के जस्ट अगले कार्बन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तब लगता है सिर्फ और सिर्फ डांसिंग रेजोनेंस। और तेरा दिल भी डिस्को डांस करे के रब भाई, अरे चमका। क्या जनता को समझ आया? पूरा फील आ चुका है। रंजन साहब कह रहे एकदम फील आ चुका है। डिस्को डांस समाचार हैं या थे? तो साथियों समाचार समाप्त होते हैं। अगली क्लास का जो आपका होमवर्क होगा वो होगा रेस नंबर फर्स्ट। रेस नंबर फर्स्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। कल चूंकि संडे था तो कल के लेक्चर के हैंडआउट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं भेज पाया, टेक्निकल टीम मेरे पास नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपके एडीसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपका हैंडआउट अवेलेबल होता है। हर लेक्चर जैसे अभी मैं फिनिश करता हूँ हैंडआउट यहाँ पर अपलोड करके जाता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जैसे कल नहीं मिला तो आपका फर्ज था एडीसी प्लेटफॉर्म पे देखना। बाकी मैं आज के लेक्चर का और कल के लेक्चर का दोनों के हैंडआउट व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजूंगा। रेस नंबर फर्स्ट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जब भी अगली बारी मिलेंगे, अल्टरनेट क्लास है, वेडनेसडे को मुलाकात होगी, तो रेस नंबर फर्स्ट आप जरूर करके रखिएगा। ठीक है साथियों, करके आएंगे। डन डन डन। चलिए साहब, धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ये लीजिए साहब, तो सभा का समापन करें साथियों। हेलो सर। ओके ओके ओके। हेलो सर। सौम्या जी बोल रहे हैं सर, व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल हेलो पूछ सर। सकते हैं हेलो सौम्या जी। सर। एक सेकेंड, सर आपका नंबर दे दीजिए सर। तो लोग पूछ रहे हैं सर व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं कि? बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप ई सॉल्यूशन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी आप डाउट पूछना चाहें बेझिझक पूछिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ई सॉल्यूशन ऐप एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, उस पर आप डाउट पूछेंगे तो रिप्लाई आपको फास्टर मिलते हुए नजर आएंगे। व्हाट्सएप पे हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, और ये कई बार हमारे मन में भावना होती है कि मेरा मैसेज सर मैंने 4 घंटे पहले डाला, चौधरी ने तो जवाब ही नहीं दिया। तो चौधरी भी क्लासों में व्यस्त होता है। ई सॉल्यूशन ऐप पे तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है जवाब देनी, तो हम इंस्टेंटेंटली मतलब विद इन 2 to 3 आवर्स वहां पर आपको दे देते हैं। फोन नंबर से साथियों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रखे हैं सबके साथ, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। इनफैक्ट मैं ही अगर हैंड आउट डाल रहा हूं तो वही मेरे फोन नंबर हुए ना मेरे भाई। तो और वो जो हैंड आउट मिल रहे हैं तो इसमें ये डाउट तो नहीं आना चाहिए, कैसा इंसान है मेरा भाई। तो ये वाली बात है। करें सभा समापन करें? हेलो। यस सर। ठीक हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बताइए रे। अरे ये शुक्ला तो यही है, आईपीएल वाला ही लग रहा है। सर आज सर आईपीएल वाला ही है, आईपीएल वाला ही है। आज सर पंजाब वर्सेस राजस्थान का मैच है, हाँ। जिसमें
पंजाब के तरफ से सब प्लेयर फिट है, लेकिन राजस्थान के तरफ से उसका पेस बॉलर जोफ्रा आर्चर टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और इतना इसीलिए जनरल नॉलेज जो है तुम ऑर्गेनिक में काहे नहीं बढ़ा लेते हो? सर इसीलिए पंजाब का विनिंग परसेंटेज ज्यादा हो चुका है राजस्थान से। ठीक है, अरे भगाओ रे इसको 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 चांटा लगाना पड़ेगा है। नहीं सर। तो आपका फेवरेट टीम कौन सा है? पंजाब सर, पंजाब पंजाब। आरसीबी 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 क्या हो रहा अरे है? क्रिस गेल, क्रिस आरसीबी गेल। सर, आरसीबी। आईपीएल नहीं देख सकते इस सर। साल का नाम दे, इस साल का चलो नाम दे बढ़िया है। आरसीबी। थोड़ा थोड़ा देखते रहें, थोड़ा थोड़ा देखते रहें, इसको कमेंट्री देना ही होता है, सुगले को है। और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान रखें। दिन में आधा घंटा आपका रिलैक्स होने का होता है, आधा घंटे से ज्यादा आप ये सब ना करें। अपना फेवरेट जो जीतता है वो चौधरी का फेवरेट होता है। जब छक्के उक्के ज्यादा लगते हैं चौधरी को, उसी में मजा आता रहता है। तो सच बोलूं तो आईपीएल जो होता है वो मनोरंजन का खेल है। देखिए, सुकून लीजिए, हार जीत तो सबका अपना अपना चलता रहता है, लेकिन जिस मैच में जो कांटा फंसता ना लास्ट के 1-2 ओवर्स में, जहां रोमांचक मुकाबला बन जाए, बस चौधरी का वही मैच एक्चुअली फेवरेट बन जाता है। टीम किसी से हेलो मैंने दिल सर, नहीं लगाया। आपको मैसेज बट कर देंगे रोमांचक मैच का, आप देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। सर हम ठीक है, 600 रुपये ठीक का है। सब्सक्रिप्शन लिए हॉटस्टार का, बस मैच बस देखने बस के बस लिए। बस 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 चलिए 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 चलिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी आनंद के साथ चौधरी से जुड़े रहें। चलिए साथियों, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे।